हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 91 और 92 आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों सेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे जो चैप्टर मॉर्गेज का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, उसमें रिडेम्पशन नाम का एक टाइटल है और उसके अंदर 91 से सेक्शन शुरू होते हैं जो रिडेम्पशन से ही रिलेटेड प्रोविजंस उसके अंदर लिखे हुए हैं। सेक्शन 91 और 92 को समझने से पहले आपके सामने ये कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखी हुई हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, 91 और 92 एकदम समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ये लिखा है प्यूनी मॉर्गेजी। प्यूनी मॉर्गेजी मीन सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। ये कैसे काम करता है देखिए। पहली बार समझिए सब्सिक्वेंट का क्या मतलब हुआ। इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम। एक व्यक्ति है, ये अपनी प्रॉपर्टी एक्स बी के पास मॉर्गेज करता है, सुनते रहिएगा, 2017 में 5,000 रुपए के लिए। ठीक है। फिर ए यही अपनी प्रॉपर्टी एक्स सी के पास मॉर्गेज कराता है 2018 में 3,000 रुपए के लिए। फिर यही फिक्सर ए ये अपनी प्रॉपर्टी एक्स को डी के पास मॉर्गेज कराता है 2019 में 2,000 रुपए के लिए। ठीक है। एक मॉर्गेजर था, प्रॉपर्टी भी एक थी, अलग अलग समय में अलग अलग रुपए के लिए इसने मॉर्गेज कर दी। अब क्या होगा, ये जो डी है इसका इससे पहले वाला जो मॉर्गेजी होगा उसको प्रायर मॉर्गेजी बोलेंगे। मींस डी का प्रायर कौन है, सी से प्रायर कौन है, बी। इसी तरीके से बी मॉर्गेजी से बाद में आने वाले को सब्सिक्वेंट या प्यूनी मॉर्गेजी बोलेंगे। बी का सब्सिक्वेंट या प्यूनी मॉर्गेजी सी और सी का डी। अब ये रूल होता है कि जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी होता है उसके ऊपर अधिकार बनता है प्रायर मॉर्गेजी का। मीन जब पहले जो देनदारी बनेगी वो होती है प्रायर मॉर्गेजी की। ये रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं। इसलिए जिसको पहले मॉर्गेज किया गया था उसका अधिकार पहले बनता है। तो अगर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी चाहता है कि उसका अधिकार बना रहे तो पहली बात तो ये कि वो इंटाइटल्ड है इन मॉर्गेजी के लिए। इसको समझिएगा, जो प्यूनी मॉर्गेजी होता है वो अपने प्रायर मॉर्गेजी का के लिए इंटाइटल्ड होता है। मींस उसको जो है वो अपनी चुकताई के लिए नहीं बोल सकता जब तक इन दोनों का पैसा नहीं चुकाया गया हो। जब तक ए ने जो है इनके पैसे नहीं चुकाए तब तक जो है इस प्रॉपर्टी के साथ डी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए डी क्या करता है, वो या तो सी के पैसे चुकाएगा अपने अधिकार लेने के या फिर बी का पैसा चुकाएगा। तो ये थोड़ा क्लेवर निकला। इसने क्या किया, डी के जो पैसे थे 5,000 रुपए ये बी को वापस दे दिए और यहाँ पर आ गया। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पैसे उसने दिए हैं उसके शूज वो पहन लेगा, मीन्स उसके जूते वो पहन लेगा और उसकी प्लेस पे वो आ गया। इसकी जगह पे आ जाएगा 5,000 रुपए देके। तो इसका मतलब अब सी से पहले डी का अधिकार बन जाएगा। कैसा अधिकार, ये जो प्रॉपर्टी एक्स थी इसको रिडीम करवाएगा अगर ए, तो वो डी से करवाएगा। अगर ये नहीं पैसे दे पाया तो फोरक्लोजर और सेल का अधिकार जो होगा वो डी का होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि सी के साथ क्या होगा। तो सी को अगर अपना अधिकार चाहिए, ये 3,000 रुपए चुकवाने हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हाँ उसको करना है तो पहले जो क्या करेगा, वो डी ने जो 5,000 रुपए दिए थे बी के वो चुकाने पड़ेंगे, तब जाकर के वो इस अधिकार पे वापस आएगा। तो यानी कि ये प्यूनी मॉर्गेजी एंटाइटल्ड होता है अपने पहले वाले मॉर्गेजी को, प्रायर मॉर्गेजी के जो डेट होता है उसको, उधार होता है उसको चुकाने के लिए। तो प्यूनी मॉर्गेजी के कंसेप्ट को आप शायद समझ गए होंगे कि क्या होता है। दूसरा कंसेप्ट समझिए, को मॉर्गेजर। को मॉर्गेजर का मतलब एक प्रॉपर्टी एक्स है, इसमें ए बी और सी 3 ओनर है। ठीक है। इन तीनों ने डी के पास ये प्रॉपर्टी रख दी, तो ये तीनों क्या हुए, एक दूसरे के को मॉर्गेजर हुए। अब अगर उन्होंने ये प्रॉपर्टी 10,000 रुपए में रखी थी, सिर्फ 12,000 रुपए में रखी थी, ठीक है, तो अब ये तीनों 4-4 हजार रुपए के लिए लायबल बनते हैं। लेकिन ए जो होता है, जब देनदारी का टाइम आया, ए ने 12 के 12,000 रुपए डी के चुका दिए, डी को चुका दिए। लेकिन को मॉर्गेजर का अधिकार है कि वो इन दोनों से इनसे पैसे ले सके। अगर नहीं देता तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर इसके जो अधिकार होंगे वो सब वो होंगे जो कि मॉर्गेजी के होते। क्योंकि मॉर्गेजी का पैसा इसने चुकाया है तो ये मॉर्गेजी की जगह पे खड़ा हो गया अपनी को मॉर्गेजर के अगेंस्ट में। ये बात समझ जाइएगा, जो पैसा चुकाता है वो जो है फिर मॉर्गेजी के शूज पहन लेता है, प्लेस पे उनकी जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है। क्योंकि इसने पैसे चुकाए हैं तो ये इसकी जगह पर खड़ा हो गया। मीन जो इसके अधिकार होते इन तीनों के खिलाफ
प्रॉपर्टी के लिए वो सारे अधिकार अब ए के पास आ जाएंगे। यानी ये बोल सकता है आप मुझे 4-4 हजार रुपए दीजिए क्योंकि मैंने आपके चुकाए हैं। तो को मॉर्गेजर का कंसेप्ट ये है। फिर आइए श्योरिटी। श्योरिटी क्या होता है हमें अच्छे से पता है। जब भी लोन लेने जाते हैं तो एक व्यक्ति होता है जो लोन देता है, ठीक है, और एक व्यक्ति होता है जो लोन लेता है। और इन दोनों को अगर इसको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं भविष्य में देगा कि नहीं, भले एक प्रॉपर्टी का मॉर्गेज रख लिया गया तो भी एक गारंटर बनता है। तो वो गारंटर कौन होता है? श्योरिटी होता है। तो जो श्योरिटी होगा वो ये कहेगा कि अगर इसने पैसा नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा। अब श्योरिटी का कंसेप्ट कैसे काम करता है? जब पैसा चुकाने का टाइम आया, ये नहीं चुका पाया, तो ए ने क्या किया? श्योरिटी से बोला, श्योरिटी ने पैसे चुका दिए। अब पैसे चुकाने के बाद वो जो ए के अधिकार थे बी के खिलाफ, वो सारे अधिकार किसके आ जाएंगे? श्योरिटी के आ जाएंगे, है ना, क्योंकि पैसे इसने चुकाए हैं ए को। तो अब जो बी के से पैसे लेने का अधिकार है वो ए का नहीं, वो श्योरिटी का आ जाएगा। जो प्रॉपर्टी रखी थी उसके ऊपर जो मॉर्गेजी बन गया, अब वो श्योरिटी बन गया, ए नहीं बना, ठीक है। ये कंसेप्ट श्योरिटी का है। फिर परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन की बात सुनिए। परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन को भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी रखता है बी के पास, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी एक्स, फिर वो यही प्रॉपर्टी अपनी सी के पास रखता है, और फिर क्या होता है? एक व्यक्ति है डी, ठीक है, वो डी क्या करता है? वो इसकी ये इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन खरीद लेता है। इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है? इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का मतलब जो इसका अधिकार है रिडीम करने का प्रॉपर्टी, वो खरीद लेता है। तो खरीदने के लिए क्या करेगा? जितने पैसों पे उसने बी को मॉर्गेज किया था प्रॉपर्टी से, अगर 5,000 रुपए पे किया था तो ये 5,000 रुपए चुका देगा, और चुकाने के बाद इसका अधिकार इसको मिल जाएगा। अब सी का क्या होगा? सी का क्वेश्चन मार्क ये है कि सी जो होगा अगर जाता है डी के पास कि भाई मुझे पैसा चुकाओ, मेरे को भी तो, मेरे से भी तो ए ने है उधार लिया था, मेरे को पैसा चुकाओ, तो डी जो होगा वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है कि मैंने बी को जो है क्या किया, बी के पैसे चुका दिए, वो आपका प्रायर मॉर्गेजी था तो मैंने उसके पैसे चुका दिए। वो डिफेंस की तरह काम करेगा उसके लिए। परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन ये होता है। अब इसमें एक बात आती है कॉविनेंट, एक होता है कॉविनेंट। अब ये कॉविनेंट क्या होता है? कॉविनेंट होता है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन, ये लीगल ऑब्लिगेशन को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पहले से ही अगर किसी के लिए लायबल है उसके लिए हुए उधार के लिए से, अगर ये डी जो था वो कॉविनेंट के थ्रू होता लायबल। कॉविनेंट का मतलब एक एग्रीमेंट के थ्रू, चाहे एक्सप्रेस चाहे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लायबल होता एक लिए हुए सारे कर्जे चुकाने का, तो फिर ये यहाँ पर इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन वाली कंसेप्ट काम नहीं करती। इसके कहने का मतलब है अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी लायबल है कि उसे एक दूसरे व्यक्ति के कर्जे चुकाने हैं, तो फिर वो अपने इस अधिकार की बात नहीं कर सकता, इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन की बात नहीं कर सकता कि मैं परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन हूँ। मतलब उसको तो फिर सी के भी चुकाने पड़ेंगे, जो उसके उधार देने के लिए वो लायबल है वो सब उसे देने पड़ेंगे, उसका कोई अधिकार नहीं बनेगा, उसकी तो लायबिलिटी बनती है। तो अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू है व्यक्ति, जैसे अगर हमें पता है पर्सनल लॉ में अगर एक पिता ने कोई उधार लिया है तो जो पुत्र होता है उसकी देनदारी बनती है अपने पिता के उधार चुकाने की। तो उस केस में वही बात है, अगर किसी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन ऑलरेडी है तो वो इस हथियार का नहीं इस्तेमाल कर सकता, परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर आ जाइए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों होते हैं? ऑब्वियस, जिसने उधार दिया है वो तो, ये तो मॉर्गेज था, और क्रेडिटर कौन होते हैं? उधार देने वाले। सिंपल उन्होंने उधार दिया, अभी सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड कैसे? उन्होंने कैसे किया था? मॉर्गेज में नहीं रखी थी, ऐसे ही लोन दिया था, तो ये क्रेडिटर्स हो गए। अब ये कंसेप्ट समझने के बाद अब आइए सेक्शन 91 पे। सेक्शन 91 कहता है पर्सन्स हू मे सू फॉर रिडेम्पशन। सुनिए, ये सेक्शन 91 शुरू ही ऐसे होता है कि बिसाइड्स मॉर्गेजर, की मॉर्गेजर के अलावा कुछ लोग और भी हैं जो कि रिडेम्पशन कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट रिडेम्पशन का। अब वो कौन कौन से लोग हैं मैं आपको बताऊं। उसमें 3 तरीके के लोग बताए गए हैं, 3 क्लॉज दिए हैं A, B, C। और कौन कौन से लोग बताए? पहली एक क्लॉज में कहा कि ऐसे लोग जिसका प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट होता है, ऐसे व्यक्ति जिनका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट होता है या फिर कोई चार्ज होता है, वो रिडीम के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे? मैंने अभी बताया
कि अगर पुत्र है, उसका पिता के बाद प्रॉपर्टी पे हक बनता है तो वो उसका इंटरेस्ट है तो वो भी रिडीम कर सकता है। इसके अलावा चार्ज, अगर कोई भार बनता है, जैसे अभी वही एग्जांपल तो ऑब्लिगेशन बनता था ना, अभी हमने कहा ऑब्लिगेशन है उसको उधार चुकाने का, कि अगर कोई भार बनता है किसी व्यक्ति का, चार्ज हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में 100 सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। मैं फिर आपको डिटेल में समझाऊंगी, अभी एग्जाम्पल के लिए इतना समझ लीजिए। अगर कोई भार अगर किसी व्यक्ति का बनता है और वो भार को चुकाता है तो फिर उसके बाद उसका वो अधिकार आ जाएगा कि वो प्रॉपर्टी को रिडीम करा सके। बेसिकली बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति मॉर्गेजी के पैसे चुका रहा है तो उसके पास सारे वो अधिकार आ जाएंगे जो मॉर्गेजी के हैं, जो मॉर्गेजर के होते, मॉर्गेजी के खिलाफ मॉर्गेजर के होते। राइट ऑफ रिडेम्पशन की यही बात हो रही है। फिर क्लोज बी जो हमारे सेक्शन 91 का कहता है श्योरिटी का। अभी मैंने आपको श्योरिटी के बारे में बताया, तो जब श्योरिटी पैसा चुका देगा मॉर्गेजर का तो वो मॉर्गेजी की जगह ले लेगा। मींस कि वो प्रॉपर्टी पे अपना हक ऐसे रखेगा जैसे मॉर्गेजी रखता, कि मॉर्गेजी के पैसे चुकाने पड़ते ना एक मॉर्गेजर को, इस तरीके से श्योरिटी के पैसे भी चुकाने पड़ेंगे मॉर्गेजर को। फिर क्लोज सी में जो बात करी है वो क्रेडिटर्स की बात करी है कि अगर क्रेडिटर्स सूट इंस्टीट्यूट किया अपने पैसे चुकाने के लिए, वो डिक्री उनके फेवर में पास हो गई कि आप जो है प्रॉपर्टी को उसकी सेल कर सकते हैं व्यक्ति की जिसको आपने उधार पे पैसे दिए, और वो जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी मॉर्गेज में रखी हुई थी। फिर क्या होगा, वो व्यक्ति जो है उसके पैसे दे करके जिसके पास मॉर्गेज में रखी हुई थी अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि उनकी हो जाएगी, सेल करा सकता है। एग्जाम्पल से समझ लो, ये एक व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति है बी और सी, ये क्रेडिटर्स हैं, इससे इन दोनों से ए ने जो है उधार लिया है। अब एक प्रॉपर्टी थी एक्स जो कि ए की थी, वो डी के पास रखी हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों ने इससे पैसे मांगे, इसने नहीं दिया, इन्होंने केस इंस्टीट्यूट किया, केस ये लोग जीत गए, इनको मिली डिक्री किस लिए मिली है कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिला है कि आप इसकी प्रॉपर्टी सेल करके आप अपना उधार चुका लीजिए। प्रॉपर्टी कहाँ, डी के पास ऑलरेडी रखी हुई है, तो ये क्या करेंगे, ये डी को तो भाई पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो डी का पैसा चुका देंगे, एक्स प्रॉपर्टी ले लेंगे और जो आएगा वो अपने उधार से चुका लेंगे। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब उन्होंने किसकी जगह ले ली, डी की जगह ले ली मॉर्गेजी की, उनके पास अधिकार आ गया रिडीम कराने का। तो 3 तरीके के पर्सन हैं जो मॉर्गेजर के अलावा अधिकार रखते हैं प्रॉपर्टी रिडीम कराने का। सेक्शन 92 पे आ जाइए, सब्रोगेशन की बात करते हैं। सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। अब जब आपको सब्स्टिट्यूशन वर्ड समझ में आ गया, सब्रोगेशन समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्रोगेशन। सेक्शन 92 का पहला पैराग्राफ ये कहता है लीगल सब्रोगेशन के बारे में। उसमें ऐसे कंसेप्ट में लिखा तो नहीं हुआ कि लीगल सब्रोगेशन है, पर जो उन्होंने बताया उससे मतलब ये निकलता है कि लीगल सब्रोगेशन के बारे में कह रहा है। उसमें ये कहा गया है कि जब एक व्यक्ति मॉर्गेजर के पैसे चुका देता है मॉर्गेजी को, तो जो उसके अधिकार मॉर्गेजी के हैं वो उसकी जगह वो ले लेता है। सिर्फ सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट हो गया, वो व्यक्ति मॉर्गेजी की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। अब कौन कौन व्यक्ति होंगे वो, अभी मैंने आपको प्यूनी मॉर्गेजी के बारे में, कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया, वो लीगल सब्रोगेशन में आता है। को मॉर्गेजर पढ़ाया, वो लीगल सब्रोगेशन में आता है। श्योरिटी, परचेजर ऑफ इक्विटी, क्रेडिटर, ये सब लीगल सब्रोगेशन में आते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये लोग अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे जो ओरिजिनल मॉर्गेजी था उनकी जगह। बिल्कुल सिंपल है ना, लीगल मॉर्गेज सब्रोगेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। ये लोग सब लीगल सब्रोगेशन के पार्ट हैं कि जब भी इन्होंने, क्योंकि इन सब ने चुकाया था, हमने अभी एक एक को एग्जाम्पल से समझा, इन सब ने पैसा चुकाया है मॉर्गेजी का, तो इन्होंने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, सब्स्टिट्यूट हो गए ये मॉर्गेजी की जगह। अब ये पैसा की जो देनदारी होगी ना मॉर्गेजर की, इनके ऊपर होगी। मीन जो रिडम्पशन का, फोरक्लोजर के, सेल के जो भी राइट्स और लायबिलिटीज होंगी वो इनके होंगे, इन सब लोगों के। ठीक है, लीगल सब्रोगेशन ये कहता है। फिर पैराग्राफ 2 पे आइए, जो कि सेक्शन 92 का है। वो बहुत सिंपल सी बात कहता है कि जो इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन हुआ उसको तो बोलेंगे सब्रोगेशन, और जो व्यक्ति ने लिया उसको बोलेंगे राइट ऑफ सब्रोगेटेड। इस तरीके से उसको बताया गया। फिर पैराग्राफ 3 में कन्वेंशनल सब्रोगेशन की बात हुई। अब ये कन्वेंशनल सब्रोगेशन क्या है इसको समझिए। इसको ऐसे समझते हैं, ये तो वो व्यक्ति थे, ये देखिए प्यूनी मॉर्गेजी, इनको बाद में मॉर्गेज किया गया। को मॉर्गेजर ये ओनर थे। श्योरिटी जब कॉन्ट्रैक्ट बना इन्होंने गारंटी दी। परचेजर इन्होंने इससे इसकी इक्विटी खरीदी।
क्रेडिटर इन्होंने इसको उधार दिया था, तो ये कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे, किससे, मॉर्गेजर से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मॉर्गेजर से नहीं जुड़ा हुआ हो, मींस स्ट्रेंजर हो, तो वो कन्वेंशनल मॉर्गेज का पार्ट बनाता है। अब कन्वेंशनल सब्रोगेशन का पार्ट बनाता है। इसको समझने के लिए दो बातें आप बस को ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि ये स्ट्रेंजर होता है व्यक्ति जो कन्वेंशनल सब्रोगेशन में पार्ट लेता है, और दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि रिटिन होता है कन्वेंशनल सब्रोगेशन। अब इसको समझ लीजिए, एक व्यक्ति, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, थोड़ा ये कंजस्टेड हो रहा है, बट फिर भी मैं स्पेस है, मैं आपको एग्जांपल से समझा सकती हूँ। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है ए, इसने बी को अपनी प्रॉपर्टी एक्स रखी है मॉर्गेज में। अब क्या हुआ, इसने उधार चुकाना था, जिस दिन जो ड्यू डेट आई, ये गया सी के पास, जिसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं, स्ट्रेंजर है। ये गया अपने भाई बंधु कोई भी, उसने बोला देखो मुझे पैसे चुकाने, आप दे देंगे क्या? तो सी बोलता है कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन रिटन अग्रीमेंट करना होगा कि मैं इस तरह से आपका पैसा चुका रहा हूं। तो फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिटन अग्रीमेंट हो जाता है, और रिटन अग्रीमेंट से मॉर्गेजर ये अधिकार दे देता है इस व्यक्ति को कि वो क्या कर रहा है, वो मेरे इस प्लेस पे आप सब्रोगेटेड हो रहा है। तो यानी कि कन्वेंशनल मॉर्गेजिंग का मतलब, सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति स्ट्रेंजर होता है जिसको कि ऐड करा गया, और ए हम बात करें मॉर्गेजर की, मॉर्गेजर जो होता है अपनी सहमति से रिटन अग्रीमेंट में ये कन्वेंशनल सब्रोगेशन करता है, अपनी प्लेस पे उसको लेकर के आता है। तो ये होता है कन्वेंशनल सब्रोगेशन। तो ये हमारी जो बात हमें समझ में आ गई, हमने सब्रोगेशन के बारे में पढ़ लिया। इसका एक लास्ट पैराग्राफ और है, वो भी हमें पढ़ना है। लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, लास्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो भी इस सेक्शन में बात की गई है वो कंप्लीट बात की गई। कंप्लीट बात का मतलब ये है कि सब्रोगेशन को अगर करना है, सब्रोगेशन का कंसेप्ट हो रहा है, मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी की जगह पर आ रहा है तो वो कंप्लीट आएगा। ये नहीं कि आधी अमाउंट दे दी, जैसे अगर बी इसके जगह पे आ रहा था, अपने एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, बी की जगह पे तो वो 2500 रुपए देगा बी के, नहीं, कंप्लीट अमाउंट देगा तभी वो इसकी जगह पे आएगा। इस तरह से रिडेम्पशन का कंसेप्ट है, इस तरह से सब्रोगेशन का कंसेप्ट है। कंप्लीट इस चलेगा, पार्शली नहीं चलेगा कुछ भी। ये वाली बात इसके अंदर देखनी है इस सेक्शन में। अब इनमें दो तरीके के हमने सब्रोगेशन पढ़े, लीगल और कन्वेंशनल। लीगल सब्रोगेशन तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू है, लेकिन कन्वेंशनल रिटन अग्रीमेंट के थ्रू है। सिर्फ रिटन ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है, ठीक है। और फिर दूसरा कंसेप्ट, इसमें तो 91 और 92 में जो लोग बता दिए गए उन लोगों के साथ ही लीगल सब्रोगेशन होगा, लेकिन जो कन्वेंशनल सब्रोगेशन होगा इनके अलावा जो लोग होंगे उनके साथ नहीं, सिर्फ स्ट्रेंजर होंगे। और इसका तीसरा डिफरेंस ये है कि ये जो होता है हमारा लीगल सब्रोगेशन, ये हमें क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति होंगे उनका कहीं ना कहीं से जो प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, चाहे वो मॉर्गेजी है, चाहे वो श्योरिटी है, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो मॉर्गेजर है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में उनका इंटरेस्ट है। लेकिन जो कन्वेंशनल सब्रोगेशन में व्यक्ति आता है उसका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में लीगल और कन्वेंशनल में ये डिफरेंस है। आई होप आपको 91 और 92 क्लियर होगा। बस ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएंगी तो 91 और 92 अपने आप क्लियर हो जाएगा। थैंक यू so much for listening. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.